भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सूडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 10 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। कोविड-19 देश में हुआ बेकाबू, प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई आपात बैठक। अधिकारियों संग बैठक में पीएम मोदी ने उठाए बड़े कदम, किए बड़े ऐलान। इसके बारे में आपको बताएंगे। 1.5 लाख का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में किया पार। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पिछले 7 दिनों में 11 आतंकी जहां ढेर हुए, तो वहीं कल भी 2 आतंकी हुसैनपुरा में हुए ढेर। बेहद बड़ी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। भारतीय जल क्षेत्र में रोकी गई याशीन नाम की पाकिस्तानी नाव, पकड़े गए 10 लोग। तटरक्षक जहाज अंकित ने किया ये सफल ऑपरेशन, भारतीय सीमा में किए थे प्रवेश। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गुरु गोविंद सिंह के पर्व पर पीएम मोदी का ऐलान। भारत 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। वहीं पीएम मोदी को टाइम बम से उड़ाने की थी साजिश, घात लगाकर। जी हां, बड़ी खबर। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने हत्या की साजिश का किया बड़ा खुलासा। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस का एक और समुद्री परीक्षण तेज। चाइना और पाकिस्तान को करारा झटका समुद्र में लगा है। तो एक एक करके बताएंगे। जैसे निजामों जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, उसी तरीके से निजाम और ओवैसी का भी नामो निशान भारत से मिट जाएगा। कुछ दिन बाद किया बड़ा ऐलान। एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी ने की अधिकारियों संग बैठक। मौजूदा स्थिति से निपटने पर हुआ मंथन। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को तेजी से बढ़ रहे हैं। सभी राज्यों में कोविड-19 के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और पिछले 24 घंटे में 1,60,000 के करीब मामले यानी 1.5 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा लगातार संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सभी तरीके के एहतियात उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 1.5 लाख नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस का आंकड़ा 6 लाख के पार हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक भी की गई है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि भारत के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ अब तक 3623 मामले आ चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस वेरिएंट से संक्रमित अब तक 1409 मरीज ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी की बड़ी बैठक जो निकल के आई है उसमें साफ साफ एक तरीके से कोरोना को लेकर राज्यों को खुले आदेश दे दिए गए हैं कि जैसी सिचुएशन वैसे कदम उठाइए। हम चलते हैं एक और अपडेट। कुलगाम में फिर से हुई मुठभेड़। दोस्तों, कुलगाम के हुसैनपुरा में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। अब तक 7 दिनों में 11 आतंकी हो चुके हैं ढेर। दोस्तों, कुलगाम जिले के हुसैनपुरा में आतंकियों की सूचना के बाद सर्च अभियान शुरू किया गया और एक स्थान पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को देखते उन पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया जहां एक आतंकी छिपे हुए थे। सूत्र के मुताबिक अब से 2-3 आतंकियों के इलाके में मौजूद होने की आशंका है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 3 जनवरी को लश्कर तैयबा के खूंखार शीर्ष कमांडर सलीम पारे व पाकिस्तानी आतंकी हमजा को हरवान इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया गया था। सलीम वर्ष 2016 में 1 दर्जन नागरिकों की गला काटकर हत्या की गई हत्याओं में शामिल था, जबकि हमजा बांदीपुरा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। दोनों मुठभेड़ स्थलों में हथियार बरामद किए गए थे और ये बेहद बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारतीय जल क्षेत्र में रोकी गई याशीन नाम की पाकिस्तानी नाव, पकड़े गए 10 लोग। तटरक्षक जहाज अंकित ने किया सफल ऑपरेशन। दोस्तों, दरअसल गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पे भारतीय जल क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नाव को रोक लिया गया है और पूरी तरीके से अरब सागर में 10 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं।
नाव पर सवार होकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे, जिसके बाद नौसैनिकों ने इनको पकड़ लिया है। तटरक्षक जहाज अंकित ने शनिवार अरब सागर में अपने ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तान नाव यासीन से पकड़ा है। इस नाव में 10 पाकिस्तानी सवार थे और एएनआई के मुताबिक पाकिस्तानी नाव भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तानी चालक दल को पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी नाव भारतीय जल क्षेत्र के अंदर 6 से 7 मील की दूरी में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही भारतीय तटरक्षक जहाज को पाकिस्तानी नाव ने देखा, वापस भागने लगे, जिसके बाद तटरक्षकों को कार्रवाई करते हुए नाव को पकड़ा। नाव से अब तक 2 टन मछली और 600 लीटर ईंधन बरामद किया जा चुका है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी को उड़ाया जा सकता था, पुल के नीचे टाइम बम लगाया जा सकता था, किरण बेदी ने बताया हत्या की बड़ी साजिश। पीएम मोदी के पंजाब में सुरक्षा चूक को लेकर पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की हत्या की बड़ी साजिश थी। एएनआई से बातचीत करते हुए बेदी ने पंजाब पुलिस की भी खिंचाई की। किरण बेदी ने पीएम मोदी के काफिले के समय पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि कोई हमले की योजना थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पुल पर रुकना काफ़ी खतरनाक था, पुल के नीचे टाइम बम लगाकर उड़ाया जा सकता था। पूर्व आईपीएस अधिकारी बेदी ने कहा है कि राज्य के गृह मंत्री और गृह सचिव भी मौजूद नहीं थे, जिलाधिकारी भी नदारद रहे। क्या उल्लंघन एक पूर्व नियोजित साजिश थी? उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की घात का मामला है। बेदी ने आगे कहा है कि ये पूरी तरीके से प्रशासनिक विफलता है, इसके लिए डीजीपी और चीफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS का एक और समुद्री परीक्षण। चाइना की पेट में हुआ दर्द, समुद्र में भारत की बढ़ेगी ताकत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत ने अगस्त में बेड़े में शामिल होने से पहले गहरे समुद्र में जटिल युद्धाभ्यास के लिए रविवार को एक और परीक्षण शुरू किया। 40,000 टन वजनी इस विमान वाहक पोत ने गत वर्ष अगस्त में 5 दिवसीय पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी और गत वर्ष अक्टूबर में 10 दिवसीय समुद्री परीक्षण किया था। भारत में बनने वाला ये सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवाल ने कहा है कि IAC अब जटिल युद्धाभ्यास करने के लिए रवाना हुआ है ताकि विशिष्ट रीडिंग स्थापित की जा सके। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। जिस तरीके से आर्टिकल 370 हुआ खत्म, उसी तरीके से निजाम और ओवैसी का नामो निशान मिट जाएगा, तेलंगाना में बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब ओवैसी का नाम मिट जाएगा। तेलंगाना के वारवांग में एक कार्यक्रम के दौरान शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 खत्म हो गया है, जैसे राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया है, यहाँ भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। वारंगल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत अब जाग उठा है। शर्मा ने कहा है कि भारत में अब झूठे धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को अब नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत का इतिहास कहता है कि बाबर, औरंगजेब और निज़ाम ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते। मेरा मानना है कि निज़ाम की विरासत पूरी तरीके से खत्म होगी और भारतीय सभ्यता पर आधारित एक नई संस्कृति पनपेगी। शर्मा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अन्याय के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ताइवान का साथ देने पर लिथुआनिया के पीछे पड़ा चीन लगातार कर रहा परेशान। धमकियों के बाद अब आयात रोकने की दी धमकी। दरअसल अपने मकसद को पूरा करने के लिए चीन गुंडागर्दी करने से भी पीछे नहीं हटता है। वो इस समय लिथुआनिया के साथ जो कर रहा है वो यह प्रतीत हो रहा है। दरअसल लिथुआनिया ने केवल ताइवान को अपने यहाँ एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी है और चीन इसी बात से उस पर भड़क गया है। इस बात का बदला लेने के लिए चीन यूरोप से छोटे से देश लिथुआनिया को लगातार परेशान कर रहा है और वो यहाँ से होने वाले आयात को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसकी इसी कूटनीति ने वैश्विक सप्लाई चेन की लक्षित करना शुरू कर दिया है। इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच की मांग की थी तो चीन ने यहाँ से शराब का आयात रोक दिया था और चीनी सरकार ने असंतुष्ट व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद नॉर्वे से सेल्समैन के आयात
आयात पर रोक लगा दी थी। लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगाकर चीन यूरोपीय संघ के बाकी देश को ये संकेत देने की कोशिश की गई थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चीन ने तोड़ दी बुद्ध की विशाल मूर्ति, मुंह खोलने पर तिब्बती भिक्षुओं को जबरन गिरफ्तार कर पीट रहा है ड्रैगन। ये भी रिपोर्ट निकल के आई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी तरीके से चाइना जो है वो दादागिरी पे उतर गया है। चीन की रंगबाजी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि चीनी अधिकारियों को शक था कि उसकी इस करतूत के बारे में तिब्बती भिक्षुओं ने बाहरी लोगों को बताया है, जिसके बाद इसी संदेह में आकर उसने तिब्बती भिक्षुओं के साथ ये बर्बरता की है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि देश के लुओ काउंटी में 99 फीट लंबे बुद्ध की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया है। तिब्बती सूत्रों के हवाले से रेडियो फ्री एशिया ने अपने रिपोर्ट्स में ये बताया है। चीनी अधिकारियों ने दिसंबर के महीने में इस चीज़ को बताई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनेंगी आयशा मलिक। जी हाँ, कट्टरपंथियों के पेट में उठा दर्द। पाकिस्तान की न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि महिला एक पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनेंगी। इसके साथ ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उच्च स्तरीय न्यायिक समिति ने लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के दम पर आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने जा रही हैं। देश के न्यायिक आयोग ने उनके मांग को मंजूरी दे दी है और अब संसदीय समिति से मंजूरी मिलने के बाद ये दर्जा हासिल कर लेंगी। ये बात सही है कि समिति से मंजूरी मिलने के बाद आयशा मलिक पाकिस्तान में एक ऐसा दर्जा हासिल कर लेंगी जो वहाँ की महिलाओं के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। 3 जून 1966 को जन्मी आयशा मलिक ने कराची ग्रामर स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद कराची के ही गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से स्नातक की उपाधि ली हुई हैं। हम चलते हैं और अपडेट। आपको बता दें, एयरपोर्ट पे सिख टैक्सी चालक की पगड़ी की उछालने के बाद यूएस ने की इस चीज़ की निंदा। जी आपको बता दें, सिख भाई की जो है वो पगड़ी उछालने के मामले में भारत ने ऐतराज़ जताया है। भारतीय मूल के सिख टैक्सी चालक पर हमला किया और उनकी पगड़ी फेंक दी गई। इसके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल होने के बाद घटना आई और घटना की कड़ी निंदा भी की गई। हालांकि अमेरिका ने माफ़ी मांगी और अमेरिका ने कहा है कि इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं है और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और जाँच के भी आदेश दे दिए गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। अब हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। दरअसल पीएम मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को नमन किया और कहा है कि साल से दिसंबर की 26 तारीख को अब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये हम चलते हैं एक और अपडेट। भारी बर्फबारी के बीच खुखरी नृत्य करते जवानों का वीडियो हुआ वायरल। जिसने देखा उसका जज्बे के आगे सिर झुक गया है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिक मर रहे हैं। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड के बीच जब जो लोग घरों के अंदर बैठे, तब उस समय खून जमा देने वाले तापमान के बीच हमारे जाबाज सैनिक देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पे तैनात हैं। लोग जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास और जम्मू कश्मीर की अग्रिम चौकी इस समय जमकर बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड में सरहद पर तैनात सैनिकों को जोश कम नहीं हुआ है। ये सैनिक बर्फ से ढकी चादर के बीच गोरखा खुखरी नृत्य करते देखे जा सकते हैं। भारतीय सेना के जवान एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई भारतीय जवानों के जज्बे को सलाम कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियोज़ में कुछ भारतीय सैनिक गोरखा खुखरी नृत्य कर रहे हैं, जिस वजह से ये जवान डांस कर रहे हैं और वहाँ चारों ओर बर्फ जमा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। लेकिन दूसरी आपको बता दें कि इस देश के सैनिकों को जिसने भी इन तस्वीरों को देखा, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो देश की इंडियन आर्मी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। इनके जज्बे के आगे जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है दोस्तों, वहाँ पे बर्फ गिर रहे हैं। अपने यहाँ तो ठंडी पड़ रही, लेकिन वहाँ बर्फ गिर रहे हैं और माइनस में तापमान पहुँच चुका है। हम चलते हैं
और अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा ब्रीच के मामले में डीजीपी चट्टोपाध्याय हटाए गए, बीके भावरा नए डीजीपी। जी हां, बड़ी खबर। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले चन्नी सरकार का ये नया फैसला। वहीं किरण बेदी पूर्व आईपीएस भी चन्नी सरकार पर दागे सवाल। पीएम मोदी पंजाब में थे तो उस वक्त डीजीपी और डीएम कहां थे, पूछा। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले में एक के बाद एक गाज गिर रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले में जहां जुड़े फिरोजपुर के एसएसपी का तबादला हुआ, तो वही 6 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है और इसके साथ एसएसपी को सस्पेंड भी किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि डीजीपी को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस किरण बेदी, पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जब पंजाब में थे तो उस वक्त तो जिले के डीएम कहां थे, क्या कर रहे थे, उस समय डीजीपी और डीएम कहां थे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से डीजीपी और डीएम सतर्क रहते हैं। तमाम अलर्ट के बावजूद भी जिस तरीके से ये ढिलाई देखने को मिली है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें इस तरीके की चीज़ों को लेकर। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से रूस को दी चेतावनी। यूक्रेन पर हमला हुआ तो लगाएंगे कड़े प्रतिबंध। कजाकिस्तान में रूस ने भेजी अपनी सेना। विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन के रूस को एक बार फिर से जोरदार चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोप में अमेरिका की भविष्य की रणनीति की स्थिति के बारे में निर्णयों में लगातार बदलाव की संभावना जताई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में हस्तक्षेप करता है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा है कि प्रशासन यूक्रेन में भविष्य में मिसाइलों की संभावित तैनाती को कम करने और यूक्रेन पूर्वी यूरोप में अमेरिका और नाटो के सैन्य अभ्यासों को सीमित करने पर रूस के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि रूस को यूक्रेन में हस्तक्षेप करने पर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना होगा और इनमें रूसी संस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका के रूस को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों और विदेश निर्मित उत्पादों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध शामिल होंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। कजाकिस्तान में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट ने शुक्रवार को कोरोना कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू होने के कुछ दिन बाद सरकार ने आदेश दिया। कजाकिस्तान में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार ने TV9 को विशेष इंटरव्यू में बताया है कि मध्य एशियाई देश में संकट दक्षिणी एशिया विशेष रूप से भारत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में स्थिरता में आतंकवादी संगठनों के लिए स्लीपर सेलों को बढ़ावा मिलेगा, जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। हालांकि आतंक को लेकर भारत में हमेशा से एक तरीके से थ्रेट के रूप में बना है तमाम देशों के आतंकवादियों के लिए, लेकिन इंडियन आर्मी और भारतीय सेना भी हमारी पूरी तरीके से तैयार और तैनात और तत्पर है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। डूरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान और तालिबान में गुपचुप समझौता आखिर क्या है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा डूरंड रेखा लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच गुपचाप समझौते होने की खबर है। पता चला है कि पाकिस्तानी सेना ने तालिबान पर दबाव बनाकर उसे अपने दावे से पीछे हटने के लिए बाध्य किया है। इससे पहले अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार ने डूरंड लाइन को स्वीकार न करने का ऐलान किया था। इसी के चलते तालिबान ने दिसंबर में पाकिस्तानी सेना की देखरेख में डूरंड लाइन पर लग रही तार बाड़ उखाड़ फेंकी थी और मौके से तार जब्त कर लिया था। अपुश सूत्रों के अनुसार उस समय दोनों पक्षों में आधा घंटे तक फायरिंग भी की गई। इस घटना के बाद तालिबान पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान से लगने वाला चमन बॉर्डर बंद कर दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस देश में आधी रात को आसमान से बरसी मौत। शरणार्थी कैंप पर हवाई हमले से बच्चों सहित 56 लोगों ने गंवाई जान, 30 घायल। दोस्तों अफ्रीकी देश इथियोपिया में हिंसा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के तिगरे क्षेत्र में आधी रात को शरणार्थी शिविर पर अचानक हवाई हमला कर दिया गया। इनमें 56 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी प्रदर्शनकारियों के हवाले से 2 राहत कर्मियों ने दी है। केंद्र सरकार की फाइटिंग टिगरी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट पार्टी के प्रवक्ता गोटाचेओ रेणा ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री अबी अहमद ने सैनिकों ने डेबिटेड में विस्थापित लोगों के शिविर पर ड्रोन पर हमला किया था, जिनमें 56 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है।
हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां पे तमिलनाडु में भारत माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, मद्रास हाईकोर्ट ने पादरी की एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। दोस्तों, तमिलनाडु में कैथोलिक पादरी द्वारा भारत माता कहे जाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पादरी को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि भारत माता के खिलाफ उनकी टिप्पणी आईपीसी की धारा 295 के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अपराध है। अदालत ने पी जॉर्ज पुनैया के खिलाफ 7 में से 4 आरोपों को खारिज कर दिया। दरअसल अपने भाषण में पोन्नियो ने अपमानजनक टिप्पणी करते हुए भारत माता को बीमारी फैलाने वाला कहा था। पोन्नियो ने भारत माता के सम्मान में चप्पल पहनने से परहेज करने वाले नागरकोली के बीजेपी विधायक एमआर गांधी पर तंज कसते हुए ऐसा कहा था। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल के आई है। इस बीच हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, मुकेश अंबानी की दौलत में फिर उछाल, नए साल में पहली बार हासिल की ये उपलब्धि। दोस्तों, दरअसल 2022 जो है मुकेश अंबानी के लिए अच्छा हो रहा है। दरअसल मुकेश अंबानी की रैंकिंग में उछाल देखने को मिला है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अरबपतियों की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी एक बार फिर से 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी की कुल दौलत लगभग $92 बिलियन है। एक दिन पहले के मुकाबले $988 बिलियन का इजाफा हुआ है। सालाना आधार पर गौर करें तो $2.92 बिलियन दौलत बढ़ गई है। इसका फ़ायदा मुकेश अंबानी की रैंकिंग में देखने को मिला है। मुकेश अंबानी की रैंकिंग 11वीं हो गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, यूपी आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर फिर मार सकते हैं पलटी, बंद कमरे की मीटिंग ने बढ़ाई अटकलें। दोस्तों, यूपी चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी गलियारों में एक बार फिर से ओपी राजभर की भाजपा वापसी की चर्चा चल रही है। इस बात को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने शनिवार को एक बार फिर से ओपी राजभर से मुलाकात की। हालांकि इन दोनों में क्या बातें हुई हैं ये सामने नहीं आ पाई हैं, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ओपी राजभर को अपने खेमे में फिर से शामिल करना चाहती है, इसलिए दयाशंकर सिंह उनसे बार बार मुलाकात कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहले भी कह चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ आएंगे और ये पूरी भाजपा की ही रणनीति है। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने स्वयं कहा है। तो अब आने वाले समय में क्या सिचुएशन हो सकती है, अब यह समझ सकते हैं। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। यूपी में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद यूपी में आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, और 5 राज्यों में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रचंड जीत होगी या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से